हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अपने प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं बिहार कंप्लीट जीके और ये सीरीज की आज 7वीं क्लास है, जिसमें हम पहले ऑलरेडी बहुत सारी चीजें देख चुके हैं। हमने बिहार की भौगोलिक अवस्थिति को देखा, जो बिहार का लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड विस्तार है यानी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को समझा। हमने बिहार की लंबाई चौड़ाई, उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी जिलों को समझा, बिहार की मैपिंग देख चुके हैं, नदियां देख चुके हैं और बहुत सारी चीजें हम बिहार के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चे बिहार की भौतिक संरचना से संबंधित है। हमने कल देखा था बिहार की चट्टानें यानी चट्टानों का विस्तार किस तरीके से बिहार में है और वहां से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चे हम लोग देखेंगे कि बिहार में मैदानी भूभाग या फिर बिहार में जो पहाड़ियों से क्वेश्चन आता है, सोमेश्वर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, या पठारों से क्वेश्चन आता है, कैमूर का पठार, दक्षिण का पठार, तो किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और आपको कैसे उसको याद रखना है। ऑब्वियसली मैपिंग के साथ हम इसको पढ़ेंगे ताकि आपका जीवन आसान रहे। बस आपने क्या करना है, क्लास को अच्छे से देखना है और एक काम और करना है प्यारे बच्चे, शेयर और सब्सक्राइब एंड लाइक, क्योंकि क्रैक नाउ छोटा सा परिवार है और आप लोग अगर शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो ये परिवार बड़ा होगा और आपका सहयोग हमें प्राप्त होगा, क्योंकि हम एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिहार कंप्लीट जीके को इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि आने वाले सालों में भी ये रिलीवेंस रहेगा टॉपिक और ये पूरी सीरीज आप अगले 8-10 साल देखते रहिए, कोई समस्या इसमें नहीं आएगी, है ना। तो ये आपको कंप्लीट एक जगह मिल गया है, फ्री क्लासेस हैं, पीडीएफ भी है, आप बस देखिए और सपोर्ट करिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिहार की भौतिक संरचना या फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले इसमें देखते हैं क्वेश्चन बनता कैसे है, क्या आपसे एग्जामिनर यहां जानने का प्रयास करता है और क्या चीज है जो आपको यहां पर पता होनी चाहिए। तो देखिएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहां से मेरे प्यारे बच्चे बनते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनेगा यहां से वो आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्वेश्चन एक बनता है जो मैंने बहुत बार देखा है, आपसे पूछेगा कि बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ियां या सोमेश्वर की श्रेणी कहां पर अवस्थित है। तो आप बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये बिहार का क्या है, पूर्व है। मैं लिख देता हूं क्योंकि इस शब्द का इस्तेमाल बार बार होगा। तो बिहार में वो हो गया पूर्व। ये किसी भी मैप को आप देखेंगे तो यही तरीका रहता है, पूर्व, पश्चिम और ऊपर होता है उत्तर मेरे प्यारे बच्चे और नीचे होता है दक्षिण। इसमें तो कोई ऐसा जो है रॉकेट साइंस नहीं है। तो चलिए अब मैं बात करूंगा इसी के सहारे। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि बिहार में जो सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ियां हैं वो कहां पर अवस्थित हैं। तो आप बता देंगे बिहार के उत्तर पश्चिम में सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ियां उपस्थित हैं, क्योंकि इधर क्या हो गया, उत्तर हो गया और इधर हो गया पश्चिम, यानी नॉर्थ साउथ में सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ियां अवस्थित हैं। आपसे दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा कि बिहार के किस जिले में सोमेश्वर श्रेणी की जो पहाड़ियां हैं वो अवस्थित हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे आप आराम से इसको अब बता पाएंगे कि सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी जो है पश्चिमी चंपारण जिले में आपको देखने मिलेंगी। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे ये भी बनता है कि बिहार में सर्वोच्च चोटी जो है कितनी है सोमेश्वर श्रेणी की, या फिर सर्वोच्च चोटी बिहार में कितनी है, यानी ऊंचाई कितनी है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी होती है। वैसे तो मैं डिटेल में बताऊंगा, बट आप यहाँ बात हो रही है तो याद रखेंगे 874 मीटर सर्वोच्च पीक है बिहार का, हाइट्स है। सोमेश्वर श्रेणी की जो सबसे एक ऊंची चोटी है वो है 874 मीटर, ठीक है। तो ये बात भी यहां से क्वेश्चन बनता है। तो एक क्वेश्चन सोमेश्वर श्रेणी से बनता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, खड़गपुर की पहाड़ियों से, कि खड़गपुर की पहाड़ी कहां पर अवस्थित है। तो मेरे प्यारे बच्चे जमुई और बांका ये दो डिस्ट्रिक्ट आप देखोगे, खड़गपुर की पहाड़ियां जो है आपको यहां दिखाई देंगी। मैं मैप पे आपको लेके आऊंगा, बार बार ये करेंगे हम मैप पे शिफ्टिंग, ताकि आपको याद हो जाए कि भाई खड़गपुर की पहाड़ियां ये बांका और जमुई दो डिस्ट्रिक्ट, सोमेश्वर की श्रेणी पश्चिमी चंपारण में, और इधर जो है रोहतास और कैमूर, यहाँ पे आपको कैमूर का पठार दिखाई देगा, ये यहाँ पे देखेंगे आप, ठीक है। दक्षिण का पठारी क्षेत्र यहां इस इधर दिखाई देगा आपको भागलपुर गया वाले क्षेत्र में। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहां बनता है। क्या बनेगा, खड़गपुर की पहाड़ी, तो आप ध्यान रखेंगे बांका जमुई वाला जो क्षेत्र है, जो जिले हैं, ये खड़गपुर की पहाड़ियां यहां पर हैं। उसके आप
मेरे प्यारे बच्चे पश्चिम में जाएंगे तो दक्षिण का पठारी क्षेत्र आपको दिखाई देगा। और यहां पर कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, तो दक्षिण का पठारी क्षेत्र में आप डिस्ट्रिक्ट देखोगे मेरे प्यारे बच्चे, नवादा, गया, औरंगाबाद, है ना, और कुछ हिस्सा जमुई का भी आपको इसमें दिखाई देगा। ठीक है, तो उसके बाद कैमूर का पठार कहां पर है, तो रोहतास और कैमूर में। इस तरीके से यहां से क्वेश्चन बनता है। शिवालिक श्रेणी से क्वेश्चन बनता है, तो सोमेश्वर श्रेणी के सही दक्षिण में आपको शिवालिक श्रेणी, मतलब ये जो आपको सोमेश्वर श्रेणी दिख रही है ना, ये शिवालिक श्रेणी का ही हिस्सा है ना। तो ध्यान रखेंगे सर्वोच्च पीक है और सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक श्रेणी के ही तहत जो है श्रेणी है, चोटी है। इसके शिवालिक श्रेणी या सोमेश्वर श्रेणी के नीचे जाएंगे तो आपको हरहा नदी घाटी, दून घाटी के नाम से एक और चोटी जो है, यहाँ पे एक और जो है डिवीजन दिखाई देगा। और उसके नीचे जाएंगे तो रामनगर दून श्रेणी आपको दिखाई देगी मेरे प्यारे बच्चे। और इसकी लंबाई होती है जो है 32 किलोमीटर, चौड़ाई होती है 8 किलोमीटर। तो 32 किलोमीटर इसकी लंबाई, 8 किलोमीटर इसकी चौड़ाई रामनगर दून श्रेणी की। और कुल क्षेत्रफल 214 वर्ग किलोमीटर यानी 214 स्क्वायर किलोमीटर में फैला। और ये संतपुर के निकट इसकी हाइट 240 मीटर होती है। तो इस तरीके से इसमें जो है क्वेश्चन बनते हैं। अब हम शुरू से इसको देखना शुरू करते हैं, जैसे इसको पढ़ना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो मैंने आपको बता दिया हम आज पढ़ेंगे क्या और क्वेश्चन यहां से क्या बनता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस मैप को समझना। बिहार का पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में आपको बता चुका हूं। और अब हम सबसे पहले बिहार की भौतिक संरचना को समझते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि आप इस मैप में भी देख पा रहे होंगे, बिहार की जो भौतिक संरचना है इसमें आपको अधिक से अधिक दिखाई देगा मैदानी भूभाग। और आप मैदानी भूभाग यहाँ पे देखें, जैसे गंडक, कोसी, दोआब। दोआब का तात्पर्य होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। और दो नदियों के बीच का क्षेत्र किस तरीके से बना है, तो नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप के कारण, और ये मैदान होते हैं। तो गंडक, कोसी, दोआब ये भी मैदान है जिसको मिथिला क्षेत्र कहते हैं। घाघरा और गंडक, दोआब, तो मैंने आपको जब मैपिंग करा रहा था और जब नदियां पढ़ाई थी तो बताया था कि घाघरा नदी जो है सबसे जो है पश्चिम में है बिहार के। तो उस घाघरा और गंडक नदी के बीच में जो क्षेत्र है वो कहलाता है घाघरा गंडक दोआब। और ये घाघरा गंडक दोआब के अगर आप जिले देखोगे मेरे प्यारे बच्चे, तो गोपालगंज, सीवान, सारण इसमें आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इन वाले क्षेत्र में घाघरा गंडक दोआब है। इसके बाद जब आप चलेंगे आगे की तरफ, अभी हम उत्तरी बिहार की बात कर रहे हैं, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि घाघरा गंडक दोआब किन जिलों में है, तो आप आराम से अब बता पाएंगे कि घाघरा गंडक दोआब पूछ रहा है मास्टर, तो गोपालगंज, सिवान और सारण की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे आपसे अगर पूछने लगे कि गंडक, कोसी, दोआब, तो मिथिला क्षेत्र की आप बात करेंगे। आपसे कोसी महानंदा दोआब की बात करेगा तो आप मेरे प्यारे बच्चे कोसी महानंदा वाले क्षेत्र की बात करेंगे, जिसमें आपको सुपौल, मधेपुरा, सहरसा जैसे डिस्ट्रिक्ट्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहां से क्वेश्चन आएगा। तराई क्षेत्र आपको मिलेगा इधर जो है, कौन सा जिला है मेरे प्यारे बच्चे, अररिया, है ना। उसके बाद महानंदा का कुछ क्षेत्र दिखाई देगा आपको पूर्व में। मगध का मैदान है, भोजपुर का मैदान है, कैमूर का पठार है, दक्षिण का पठारी क्षेत्र है और खड़गपुर की पहाड़ियां हैं। तो इस तरीके से जो है बिहार की भौतिक संरचना बनती है। अब बात आती है कि हम इसको पढ़ेंगे कैसे। तो मेरे प्यारे बच्चे, हमें पढ़ना शुरू करना होगा उत्तर पश्चिम से ही, यानी जो है नॉर्थ वेस्ट से। और नॉर्थ वेस्ट में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो शिवालिक पर्वत श्रेणी, मध्य में बिहार का विशाल मैदान और दक्षिण में जो है संकीर्ण पठारी क्षेत्र। इस तरीके से मोटा तौर पर 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है बिहार के जो है इस मैप को। मैं आपको लिख दूं क्या, लिखने की आवश्यकता है मेरे प्यारे बच्चे? अगर लिखने की आवश्यकता है तो मैं लिख देता हूं, 2 सेकंड 2 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, बट आपको याद रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, उत्तर पश्चिम में बिहार के कहां पर, उत्तर पश्चिम में सबसे पहले आप देख रहे हैं शिवालिक श्रेणी। और इसी शिवालिक श्रेणी का मैंने आपको बताया मेरे प्यारे बच्चे कि इसी शिवालिक श्रेणी में है सोमेश्वर की पहाड़ी। और यहीं पर सबसे ऊंचा पीक है बिहार का, जिसकी मैंने आपको डिस्टेंस भी बता दी, कितनी, 874 मीटर, है ना, 874 मीटर। ये आप याद रखेंगे, यहां से सीधे क्वेश्चन आपको बिहार में मिलता है। ठीक है, दूसरा जब आपके इसके आते हैं
तो फिर आ जाता है मध्य मैदानी क्षेत्र। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चे? मध्य मैदानी क्षेत्र। और इस मध्य मैदानी क्षेत्र में चाहे तो घाघरा गंडक का दोआब हो, चाहे तो गंडक कोसी का दोआब हो, चाहे तो कोसी महानंदा का दोआब हो, या फिर भोजपुर का मैदान हो, सारी चीजें इस मध्य मैदानी क्षेत्र में आ जाती हैं। और फिर मेरे प्यारे बच्चे आता है दक्षिण का संकीर्ण पठार। और दक्षिण का संकीर्ण पठार से तात्पर्य है कि वो क्षेत्र मेरे प्यारे बच्चे जो झारखंड के साथ सीमा साझा करता है और जो छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। बात समझ में आई? बिहार में मोटा मोटा 3 जो है डिवीजन में आप पढ़ सकते हो वहां के भौतिक संरचना को। तो पहली कौन सी है? शिवालिक श्रेणी वाली संरचना। दूसरी कौन सी है? मैदानी क्षेत्र। और तीसरा कौन सा है? पठारी क्षेत्र मेरे प्यारे बच्चे। और ये मैंने क्यों लिखा? तो उत्तर पश्चिम अब आपको याद रहेगा, मध्य यानी पूरे बीच का, और दक्षिण यानी साउथ में जो है संकीर्ण पठार का क्रम। आपको बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चे? बात समझ में आ गई तो अब जीवन जो है आपका आसान हो गया। अब यहां से कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चे पढ़नी होंगी, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज को जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो जहां मैं आपको बता रहा था सारी चीजें, कल की क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी कि बिहार में मेरे प्यारे बच्चे जो विभिन्न प्रकार का भौतिक विभाजन दिख रहा है, चट्टानों का निर्माण दिख रहा है, इन सारी चीजों का जब निर्माण हुआ है तो विभिन्न प्रकार की चट्टानें बिहार में बनी। जैसे कि हमने प्री कैम्ब्रियन चट्टानें बताई, टर्सियरी बताई, है ना, क्वाटरनरी चट्टानें बताई। और मैंने बताया था कि इनका निर्माण अलग अलग काल में हुआ है और अलग अलग इनकी सबकी भौतिक संरचना है, इनका अलग अलग जो है उच्चावच है, और मेरे प्यारे बच्चे ये अलग अलग प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाती हैं। तो बिहार की भौतिक संरचना मैंने आपको जब बताई अभी आगे, तो मैंने आपको बताया कि 3 क्षेत्रों में आप इनको बांट सकते हो। किसी किसी जगह पर आपका जीवन आसान करने के लिए इनको ऐसे भी बांट देता है, कोई खास आपके जीवन में इनसे पड़ेगा नहीं। तो आप इनको ध्यान रखेंगे। पहला, शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र। कौन सा? शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र। आज की क्लास जो है आपके ऊपर निर्भर करती है मेरे प्यारे बच्चे कि आप कितने ढंग से इन सब चीजों को पढ़ लेते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, बस आपका कंसंट्रेशन आज मुझे चाहिए, उससे ज्यादा मैं आपसे और कोई डिमांड नहीं कर रहा हूं। आप सिर्फ ध्यान रखेंगे। बिहार का शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र हो गया पहला डिवीजन। दूसरा मेरे प्यारे बच्चे आता है बिहार का मैदानी क्षेत्र। यही मैं पीछे बता चुका हूं आपको, लेकिन आज आपको ये थोड़ा और 2 बार समझना पड़ेगा क्योंकि टॉपिक थोड़ा अलग किस्म का आज है। ठीक है, फिर आता है मेरे प्यारे बच्चे दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र। दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र। आप कहेंगे कि मास्टर ये दोबारा क्यों लिखा है? क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम और पढ़ेंगे, इसलिए मैंने ये पहले ही लिख दिया। तो बिहार की भौतिक संरचना को हम 3 आधारों पर बांट के पढ़ रहे हैं, जिसमें मेरे प्यारे बच्चे शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र, बिहार का मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र आता है। क्या है ये? तो भौतिक संरचना है। किसकी भौतिक संरचना है मेरे प्यारे बच्चे? तो बिहार की भौतिक संरचना है। इजी है, इतनी बात समझ में आ गई होगी तो जीवन आपका आसान हो गया होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे एक एक को पढ़ना शुरू करते हैं। शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र हम देखेंगे, पहले आएंगे मैप पे और फिर यहां नोट कर देंगे 2-4 चीजें। तो हम आए बिहार के उत्तर पश्चिम में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं शिवालिक श्रेणी मेरे प्यारे बच्चे। और शिवालिक श्रेणी जो है फैली हुई है 932 स्क्वायर किलोमीटर में। आप अगर इसको पूरा निकाल के देखो तो मेरे प्यारे बच्चे 932 स्क्वायर किलोमीटर में फैली है ये शिवालिक श्रेणी। कितने में? 932 स्क्वायर किलोमीटर, है ना। तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे? 932 वर्ग किलोमीटर में फैली शिवालिक श्रेणी बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मिलती है। बिहार का उत्तर पश्चिम क्षेत्र मेरे प्यारे बच्चे यानी पश्चिमी चंपारण वाला मोस्टली क्षेत्र। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र की ऊंचाई की अगर आप बात करो यहां पर कि जो शिवालिक श्रेणी है इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो ऊंचाई मेरे प्यारे बच्चे एवरेज तो इसका निकलता है 80 से 850 मीटर ऊंचाई इसकी, है ना। ऊंचाई का एवरेज है इसका अगर आप देखो तो 80 से शुरू हो जाता है और 850 मीटर तक जो है इसकी ऊंचाई आपको दिखाई देगी, है ना। कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला है वो भी मैं यहां लिख देता हूं,
932 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये क्षेत्र है बिहार में। कहां मिलता है? तो बिहार के उत्तर पश्चिम में मिलता है। ठीक है, अब आपको इजी हो जाएगा ये याद करना भी और नोट करना भी। आप ऐसे ऐसे ही इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आप इसको जो है ऐसे ऐसे अगर नोट करते जाएंगे तो फिर आपको समस्या यहाँ पे थोड़ी कम हो जाएगी, ताकि जीवन आपका आसान रहे। इसलिए मैं इन सब चीजों को आपको साथ की साथ मेरे प्यारे बच्चे बता रहा हूं। ठीक है, अगर हम इस शिवालिक का पर्वतीय जो क्षेत्र है इसका भी डिवीजन करें तो ये भी 3 भागों में बट जाता है। कितने भागों में? शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र, आते हैं अगली स्लाइड पर, और शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र मेरे प्यारे बच्चे 3 भागों में बंटता है। शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र कितने भागों में बट रहा है? ये भी तो 3 भागों में ये भी बट रहा है मेरे प्यारे बच्चे। हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र की बात। ये कितने भागों में बट रहा है? तो शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र भी 3 भागों में बट रहा है, जो मैंने आपको अभी पहले मैप पे बताया। कौन कौन सा भाग है मेरे प्यारे बच्चे? तो एक तो भाग है सोमेश्वर श्रेणी, दूसरी है मेरे प्यारे बच्चे हरहा नदी घाटी, या जिसको दून घाटी भी कहा जाता है, और तीसरी है रामनगर की दून श्रेणी। ठीक है, आता हूं वापस इसी पे। तो पहला मैंने कौन सा बताया आपको? सोमेश्वर श्रेणी। ठीक है, सोमेश्वर श्रेणी। दूसरी मेरी प्यारे बच्चे कौन सी है? हरहा नदी घाटी, और इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है दून घाटी। और मेरे प्यारे बच्चे तीसरा है रामनगर की दून घाटी। ठीक है, याद रखेंगे ये बात, रामनगर की दून घाटी। तो शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र 3 श्रेणियों में इनमें बटा हुआ है। और मेरे प्यारे बच्चे इनमें आपको जो है अगर डीप जानने का प्रयास करोगे तो फिर समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो आप इसमें जो है ज्यादा डीप मत जाइए, बस याद रखिएगा कि जो सोमेश्वर श्रेणी है इसकी जो हाईएस्ट पीक है ये है 874 मीटर, और यहीं से क्वेश्चन आपसे बनता है। ठीक है, कहां से क्वेश्चन बनता है? तो शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र में जो सोमेश्वर की श्रेणी है उसका हाईएस्ट पीक है 874 मीटर, जहां से आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है। और यहीं पर सोमेश्वर किला भी अवस्थित है, इन्हीं सोमेश्वर की पहाड़ियों पर मेरे प्यारे बच्चे। और ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है बिहार के लिए, क्योंकि यहां पर मेरे प्यारे बच्चे कुछ दर्रे भी आपको मिलते हैं सोमेश्वर श्रेणी में। क्या मिलते हैं? दर्रे, जिसको आप क्या पढ़ते हो? पासेस पढ़ते हो मेरे प्यारे बच्चे। क्या कहते हो इंग्लिश में? पासेस कहते हो, दर्रे कहते हो। इन पासेस में आपने भिकना ठोरी दर्रा, सोमेश्वर दर्रा, ये आपने याद रखना है। कौन सा? भिकना ठोरी दर्रा और मेरे प्यारे बच्चे सोमेश्वर दर्रा, ये मोस्टली पूछे जाते हैं, है ना। ये ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन कभी कभी आपको देखने मिल जाएगा कि भिकना ठोरी दर्रा कहां पर है या सोमेश्वर दर्रा कहां पर है। तो ये आप बता देंगे सोमेश्वर श्रेणी में है, ये इजी हो जाएगा शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र के तहत। एक और आता है मेरे प्यारे बच्चे मवात का दर्रा, है ना। तो ये भी यहीं पर है, लेकिन क्वेश्चन यहां से बनता नहीं है, पर क्या पता मेरे प्यारे बच्चे आगे पूछ ले तो महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे तीनों को। ये दर्रे क्यों मैं यहां बता रहा हूं? क्योंकि ये तीनों ही दर्रे हैं जो बिहार को नेपाल से जोड़ते हैं, और इन्हीं दर्रों के सहारे बिहार और नेपाल का आपस में ट्रेड होता है, व्यापार होता है, और यातायात के लिए भी ये प्रयोग में लाए जाते हैं। भिकना ठोरी दर्रा, सोमेश्वर दर्रा और मवात दर्रा। ठीक है, ये बात याद रखेंगे प्यारे बच्चे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद आता है सेकंड में हरहा नदी घाटी दून। अभी ये मैपिंग पे मैं समझा दूंगा आपको, थोड़ा थोड़ा यहां देख लीजिए, है ना मेरे प्यारे बच्चे। तो सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून की घाटी के बीच में आपको ये हरहा नदी घाटी या दून घाटी दिखाई देगी। तो यहां देख रहे हैं आप सोमेश्वर श्रेणी है ये सबसे ऊपर, और इसके नीचे ही आपको ये दिखाई देगी मेरे प्यारे बच्चे हरहा नदी घाटी दून, और इसके नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये रामनगर दून श्रेणी। तो सोमेश्वर श्रेणी और हरहा नदी जो है रामनगर दून के बीच में है हरहा नदी घाटी या दून घाटी। तो ये ध्यान रखेंगे, हरहा नदी घाटी या दून घाटी कहाँ है? सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच में है, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, इजी है ये।
इसकी लंबाई मेरे प्यारे बच्चे बहुत कम है, 24 किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है हरा नदी घाटी क्षेत्र, इतना आप याद रखेंगे। उसके बाद है रामनगर की दून घाटी जो सबसे नीचे है। रामनगर की दून घाटी सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। ऑब्वियसली भाई सोमेश्वर श्रेणी तो सबसे उत्तर में हो गया है, तो रामनगर की दून घाटी जो है सोमेश्वर के दक्षिण में अब स्थित है, ये बात आप याद रखेंगे। इसका कुल क्षेत्रफल है 214 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर और इसकी अधिकतम ऊंचाई संतपुर के पास आती है 240 मीटर के आसपास। इससे ज्यादा यहां से और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। इसी के साथ जो है आपका भौतिक संरचना में शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र जो है ये हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, इजी था। इसमें बस आपको सोमेश्वर श्रेणी याद रखना है, इसमें 3 दर्रे हैं, इसकी पीक याद रखनी है 874 मीटर। और इसी के साथ हम प्रवेश कर जाते हैं मैदानी क्षेत्र में मेरे प्यारे बच्चे। किसमें? बिहार के मैदानी क्षेत्र में। और मैदानी क्षेत्र में मैंने आपको मैप पे भी बताया है मेरे प्यारे बच्चे, और मैं आपको लिख के भी बताऊंगा चीजें। बिहार का मैदानी क्षेत्र का तात्पर्य क्या है? जैसे ही आप शिवालिक से नीचे आते हो, शिवालिक श्रेणी के बाद मैदानी क्षेत्र शुरू हो जाता है। और इस मैदानी क्षेत्र का निर्माण मैंने आपको बताया कैसे है मेरे प्यारे बच्चे। तो ये जो है नदियों के द्वारा लाए गए, ये कौन सी नदी है? ये गंगा नदी है मेरे प्यारे बच्चे। बिहार के 12 जिलों से होके बहती है। 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है ना, तो 445 किलोमीटर बिहार में। तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जितना भी अवसाद लाया गया है, उस अवसाद के निक्षेप के द्वारा बना है ये पूरा मेरे प्यारे बच्चे जो है जो है बिहार का मैदानी क्षेत्र। अब इनमें कौन कौन सी नदियां हैं? तो आपको पता है गंगा की सहायक नदियों में मेरे प्यारे बच्चे आपको बहुत सारी नदियां जो है पढ़ने को मिलती हैं, चाहे तो वो घाघरा हो, गंडक हो, कोसी हो, रामगंगा, बागमती है ना, कोसी, फल्गु, सोन, पुनपुन, ये सारी नदियां बिहार में हैं। और जो है साउथ की अपनी अलग, दक्षिण की अपनी अलग नदियां हैं, उत्तर की अपनी अलग नदियां हैं। और ज्यादातर जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो आपने याद रखना है, घाघरा और गंडक नदी, उसके बाद कोसी नदी और उसके बाद महानंदा नदी। सारी ही जो है इसमें हेल्प आउट करती हैं, सारी ही नदियां योगदान देती हैं, लेकिन इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपको जब नदियां पढ़ाई थी तो पढ़ाया था कि घाघरा जो नदी है वो बिहार की सबसे जो है पश्चिमी नदी है और ये उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ सीमा साझा करती है। तो उसी घाघरा नदी मेरे प्यारे बच्चे और गंडक नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है घाघरा गंडक दोआब। और इस गंडक नदी से कोसी नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है गंडक कोसी दोआब, जिसको आप मिथिला क्षेत्र कहते हो। और उस कोसी नदी से महानंदा नदी के बीच का क्षेत्र कहलाता है कोसी महानंदा दोआब। और जो बच जाता है मेरे प्यारे बच्चे महानंदा के ऊपर और साइड में, उसको कहते हैं तराई क्षेत्र। ठीक है, अब बात है नीचे की। तो नीचे यानी बिहार के दक्षिण में, तो इसमें आप सबसे पहले तो इधर कैमूर का पठार देख रहे हो, जहां रोहतास और कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद प्यारे बच्चे आपको भोजपुर का मैदानी क्षेत्र दिखाई देगा। फिर आप जाएंगे तो मगध का मैदानी क्षेत्र दिखाई देता है। मगध का मैदानी क्षेत्र के नीचे छोटा नागपुर पठार का कुछ जो है दक्षिण का पठारी क्षेत्र, जिसको संकीर्ण पठारी क्षेत्र कहा जा रहा है, खड़गपुर की पहाड़ियां। तो हम ही अभी क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं मैदानी क्षेत्र। तो मैदानी क्षेत्र में घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब, भोजपुर का मैदान और मगध का मैदान, इतना क्षेत्र आपको मैदानी क्षेत्र में बिहार में दिखाई देता है। अगर आप इसका देखो तो ये पूरे बिहार का जितना भी जो क्षेत्रफल है उसका 95% मेरे प्यारे बच्चे आपको जो है बिहार का मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत दिखाई देगा। यानी 90,650 स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 90,650 स्क्वायर किलोमीटर जो बिहार का क्षेत्रफल है वो मेरे प्यारे बच्चे फैला हुआ है मैदानी क्षेत्र के तहत। बाकी का 5% जो है शिवालिक पर्वत श्रेणी और पठारीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो एवरेज ऊंचाई 60 से 120 मीटर के बीच है बिहार के मैदानी क्षेत्र की, अगर आप समुद्र तल से मेरे प्यारे बच्चे बात करते हो। दूसरी बात यह भी निकल के आती है साथ साथ कि जब ये मैदानी क्षेत्र है तो इसका ढाल कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चे? इसका ढाल जो होगा वो अत्यंत मंद होगा, क्योंकि ये मैदान है तो अत्यंत मंद यहाँ का ढलान क्षेत्र होगा। ये बात भी एक काम की है
जो आपने याद रखनी होगी। ठीक है, तो एक जैसा होता है, सर्वत्र समान होता है, और बहुत धीमा होता है, और इतना धीमा होता है कि 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर जो है मेरे प्यारे बच्चे इसका ढलान होता है। यानी 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर ये ढलान स्लोप जो है बनता है, तो ना के बराबर है। और मैदानी क्षेत्र में जो है ढाल ऐसे ही होते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो मैदानी क्षेत्र में आपको बेसिक चीजें समझ आ गई। अब हम चलते हैं कि भाई मैदानी क्षेत्रों में क्या क्या चीजें हैं जो हमको पढ़नी होंगी। तो मैदानी क्षेत्र में अगर हम सबसे पहले ये कहें कि मैदानी क्षेत्रों का डिवीजन क्या है, तो आपने पढ़ना पड़ेगा उत्तर का मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र के बारे में मैंने क्या बता दिया, बिहार के 90% जो है क्षेत्रफल पर मैदानी क्षेत्र है ना। और मेरे प्यारे बच्चे जो है इसका ढलान बहुत मंद है, और ढलान इतना मंद है मेरे प्यारे बच्चे कि 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर इसका ढलान है। अब एक बार मैंने एक क्वेश्चन कहीं देखा था कि ढलान है किधर से किधर। अगर आप बिहार का मैप देखोगे, मैं एक बार मैप पे आपको लेके आना चाहूंगा, तो आप बिहार का मैप देखोगे और आप देखते हो कि गंगा नदी इधर है ना, इस तरीके से गंगा नदी निकलती है, और ऊपर से जो नदियां आती हैं वो भी गंगा में आके मिलती हैं, और मेरे प्यारे बच्चे नीचे से भी जो नदियां हैं वो भी गंगा में आके मिलती हैं। तो ऐसा क्यों है कि ऊपर की और नीचे की दोनों नदियां बीच बिहार में बहती गंगा में जाके मिल रही हैं? तो इसका कारण ये है कि जो बिहार का स्लोप है वो कुछ इस तरीके से है मेरे प्यारे बच्चे, यानी इधर से भी उठा हुआ है और इधर से भी उठा हुआ है, और बीच में ये जहां से गंगा निकलती है यहां जो है गहरा क्षेत्र है थोड़ा, इसलिए उत्तर से भी और दक्षिण से भी नदियां गंगा में आके मिलती हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे जो ढलान है वो ढलान आपको ध्यान रखना है कि गंगा का जो बिहार का जो ढलान है वो पश्चिम से पूर्व है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। जो मैंने आपको 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर ढलान बताया है वो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर नहीं है, वो पश्चिम से पूर्व है। यानी स्लोप जो बनता है वो ऐसे बनता है, यानी इधर से जो है पूर्व की तरफ। ये बात आपको हमेशा याद रखनी होगी। गंगा की बात करें तो गंगा क्या क्या महत्व है, तो गंगा बिहार को 2 क्षेत्रों में विभाजित करती है, उत्तरी बिहार का मैदानी क्षेत्र और दक्षिण बिहार का मैदानी क्षेत्र। और उत्तरी और दक्षिणी बिहार के मैदानी क्षेत्र के बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, क्या कि क्योंकि क्वेश्चन यहां से अगर कभी बन जाए तो हमें समस्या नहीं होनी चाहिए। उत्तरी मैदानी क्षेत्र और दक्षिणी मैदानी क्षेत्र मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं ताकि जीवन आसान हो और कभी कोई समस्या हमें यहां से दिखाई ना दे। यहां से कभी कभी आपको जो है ना ये लिखा हुआ दिखाई दे सकता है कि उत्तरी बिहार का मैदानी क्षेत्र या दक्षिणी बिहार का मैदानी क्षेत्र, तो इसमें कोई समस्या तो नहीं है ना। कहो कि मास्टर उत्तरी बिहार का मैदानी क्षेत्र नहीं बताया, आपने तो उत्तरी मैदानी क्षेत्र बोल दिया था, तो ऐसा मत सोचिएगा, इतना चलता है। मैंने आपको क्या बताया प्यारे बच्चे, मैंने बताया कि बिहार का 90% जो क्षेत्रफल है वो मैदानी क्षेत्र से घिरा हुआ है। और उसमें भी मैंने आपको एक बात बताई कि जो 90 जो है 90,650 स्क्वायर किलोमीटर जो क्षेत्र है, कितना है, 90,650 स्क्वायर किलोमीटर ये क्षेत्रफल जो है ये मैदानी क्षेत्र में है। अब उत्तरी मैदानी क्षेत्र इसका कितना है आपको मालूम है, तो 56,980 वर्ग किलोमीटर, कितना है, 56,980 स्क्वायर किलोमीटर तो बिहार का उत्तरी मैदानी क्षेत्र है। और मेरे प्यारे बच्चे बचा हुआ जो क्षेत्रफल है वो दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है, और ये कितना हो जाता है मालूम, ये 32.77% है। कितना है, 32.77%। किसका, पूरे राज्य के क्षेत्रफल का। यानी अगर मान लीजिए बिहार है ये, और बिहार का कुल क्षेत्रफल 100 है, ऑब्वियसली 100 ही होगा, तो इसका सिर्फ 32.77, कुछ कम हो गया अब ठीक है, 32.77 जो है ये उत्तरी मैदान है। कौन सा मैदान है, उत्तरी मैदान है मेरे प्यारे बच्चे, जो है 32.77। और ये हिमालय के तराई क्षेत्र से शुरू होता है, और हिमालय के तराई क्षेत्र से प्रारंभ होकर
दक्षिण के पठारी क्षेत्र तक जो है गंगा के मैदान तक आपको दिखाई देगा। किसकी बात कर रहे हैं? मैदानी क्षेत्र की, उत्तरी मैदानी क्षेत्र की। तो ये यहां से शुरू हो रहा है, तराई प्रदेश से शुरू हो रहा है, और आपको तराई प्रदेश से शुरू होकर ये मेरे प्यारे बच्चे जो है कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक जैसी नदियों से मिलके बनकर और ये दक्षिण में गंगा नदी तक विस्तृत है। यानी ये वाला जो पूरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरे प्यारे बच्चे उत्तरी जो है बिहार का मैदानी क्षेत्र है। इसमें घाघरा गंडक दोआब आ जाएगा, गंडक कोसी दोआब आ जाएगा, और कोसी महानंदा दोआब आ जाएगा। इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। कैसे बना है ये? तो इन नदियों के अवसाद के द्वारा बना है। कौन सी नदियां? जितनी भी नदियां उत्तरी बिहार में बहती हैं, चाहे तो उसमें घाघरा हो, कोसी हो, बागमती हो, गंडक हो, बूढ़ी गंडक हो, महानंदा हो, इन सभी के द्वारा लाए गए अवसाद से उत्तरी बिहार का मैदान बनता है। इसमें कोई समस्या मेरे प्यारे बच्चे आपको होनी नहीं चाहिए, है ना? कोई समस्या इसमें है? अगर इसमें भी समस्या आ रही है तो फिर मुझे बताइए, मैं आपको और कोशिश करूंगा कि जीवन आसान और किया जाए। अब मैंने आपको ये बात कह दी यहाँ पे कि भाई घाघरा गंडक दोआब, कोसी गंगा दोआब, है ना, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब, इनके ये जो हैं ये आते हैं उत्तरी गंगा के, उत्तरी बिहार के मैदानी क्षेत्र में। तो आपसे कोई कह सकता है कि भाई ये दोआब क्या है? तो मैंने आपको बता दिया है, दोआब मेरे प्यारे बच्चे दो नदियों के मध्य स्थित क्षेत्र को कहते हैं दोआब। इसको इंग्लिश में भी दोआब ही कहते हैं और हिंदी में भी दोआब ही कहते हैं, ना। इंग्लिश में भी ये दोआब ही होता है ना, दोआब। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं आपको डबल ए दिखेगा, कहीं सिंगल ए दिखेगा। दोआब दोआब ही रहता है, चाहे तो वो इंग्लिश में हो चाहे तो वो हिंदी में हो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको बता दिया है कौन कौन से दोआब है। घाघरा गंडक दोआब है, गंडक कोसी दोआब है, कोसी महानंदा दोआब है। ये महत्वपूर्ण है बिहार के उत्तरी क्षेत्र में। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे यहां से उत्तरी गंगा के मैदान से आता है, जिसको आप ध्यान रखेंगे कि इस क्षेत्र में, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ नदियां तीव्र ढलान के कारण और कुछ नदियां ज्यादा अवसाद ले जाने के कारण बाद में अवसाद जो है विसर्प बनाने लगती हैं, जिसको विसर्पण कहा जाता है, या जिसको रिवर मेंडरिंग कहा जाता है, मेंडर कर बनाती हैं। तो विसर्पण की जो प्रोसेस है मेरे प्यारे बच्चे, वो गोखुर झीलों का निर्माण कुछ उत्तरी बिहार में आपको दिखाई देगा, जिसको चौर या छाड़न कहते हैं बिहार में। ये बात ध्यान रखनी है, क्या कहते हैं? चौर कहते हैं या छाड़न कहते हैं। तो उत्तरी बिहार के मैदानी क्षेत्र में क्योंकि ढलान कम है, इसलिए कुछ नदियां विसर्पण बनाती हैं, विसर्प का निर्माण करती हैं, और विसर्प आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, इस तरीके से नदियां बहना शुरू करती है, और कुछ समय बाद जो है ये इसको छोड़ के ऐसे बहने लगती है और एक गोखुर झील का निर्माण हो जाता है, जिसको बिहार में क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? बिहार में इनको कहा जाता है चौर या छाड़न, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब एक क्वेश्चन आपसे और बन सकता है कि उत्तरी बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है, ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं इनमें जो मुख्यतः आते हैं? तो आप देख लो, भागलपुर, सहरसा, मेरे प्यारे बच्चे गोपालगंज, तमाम मधुबनी, सिवान, पूर्णिया, जितने भी आपको डिस्ट्रिक्ट ऊपर दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो मुजफ्फरपुर तक हो, वो सारे डिस्ट्रिक्ट आपको उत्तरी बिहार के मैदान में दिखाई देंगे। लेकिन ध्यान रखना, तराई क्षेत्र वाले डिस्ट्रिक्ट इसमें नहीं आएंगे, और मेरे प्यारे बच्चे शिवालिक पर्वतीय श्रेणी। तो मुझे ये बताइए कि पश्चिमी चंपारण इसमें आएगा? बताइए मुझे, कौन बताएगा? पश्चिमी चंपारण तो बिल्कुल आएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। पश्चिमी चंपारण में शिवालिक सिर्फ यहां तक है, और ये वाला जो क्षेत्र है ये मैदानी क्षेत्र में आता है। तो इसीलिए मैंने डिस्ट्रिक्ट का नाम आपसे लिया, क्योंकि कई बार हमें लगेगा कि भाई पश्चिमी चंपारण में तो शिवालिक पर्वत श्रेणी है, तो क्या मैदानी क्षेत्र होगा? बिल्कुल होगा। मैंने कई बार बताया है आपको, जियोग्राफी पढ़ते हुए या फिर सब्जेक्टिविटी वाला सब्जेक्ट पढ़ते हुए कभी भी आप एक प्लेन बॉर्डर लाइन नहीं खींच सकते। जैसे कभी आपने संगम काल पढ़ा हो, तो उसमें लगभग कहा जाता है कि इतने से इतने ईस्वी तक। आपने साहित्य में पढ़ा हो कि भाई प्रेमचंद का युग, तो प्रेमचंद को कहा जाता है कि जन्म के समय या 1915 मान लीजिए 36 तक जो है वो यथार्थवादी उपन्यास लिख रहे थे, उससे पहले आदर्शवादी। तो एक अनुमान होता है, ये हम एग्जैक्ट नहीं जा सकते। वैसे ही ज्योग्राफी में आप अगर ये कहने लगे कि पश्चिमी चंपारण के इस गांव तक तो जो है शिवालिक पर्वत श्रेणी है, और उस गांव से नीचे जाते ही जो है मैदान शुरू हो जाता है, तो ये बात गलत हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है।
तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब यहीं पर उत्तर मैदान का क्षेत्र अगर हम पढ़ रहे हैं तो एक चीज और पढ़ लेते हैं, क्लास बड़े ही लंबी हो। यहां पर मिट्टी पाई जाती है बांगर और खादर इसी में, है ना। तो यहां पर सिर्फ एक बात ध्यान रखेंगे बांगर और खादर के बारे में। बांगर माने होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और इसको कैसे बां से बूढ़ी याद रखेंगे, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है बांगर मेरे प्यारे बच्चे। कौन सी मिट्टी? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और खादर जो होती है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। और मेरे प्यारे बच्चे जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जिसको आप कह रहे हो बांगर, ये कैल्शियम कार्बोनेट इसमें बहुत ज्यादा मिलता है। ये क्वेश्चन बनता है कि जो पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी है इसमें कौन सा खनिज मिलता है ज्यादा, तो कैल्शियम कार्बोनेट मेरे प्यारे बच्चे। कैल्शियम कार्बोनेट इसमें उपस्थित होता है, और इस कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण जो है ये बहुत ही ज्यादा जो है उपजाऊ होती है। लेकिन साथ ही साथ इसमें कंकड़ मिलते हैं, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट कंकड़ का निर्माण करता है इकट्ठा होके, संगठित होकर। तो जो पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी होगी इसमें कंकड़ की मात्रा भी आपको साथ के साथ दिखाई देगी। और इसी वजह से जो है जो नवीन जलोढ़ है उसकी तुलना में ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है। उपजाऊ होती है लेकिन अधिक उपजाऊ अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो नवीन जलोढ़ होती है, जिसको खादर कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चे। और पुरानी जलोढ़ जो है ये आपको मिलेगी पश्चिमी चंपारण वाले क्षेत्र में, है ना, काफी मात्रा में मिलती है। उत्तर पश्चिम बिहार के काफी सारे क्षेत्रों में मिलेगी, है ना, ये ध्यान रखेंगे। क्योंकि ज्यादा जो है यहाँ जलोढ़ ही मिट्टी है बिहार में। और उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है यानी उत्तर और पश्चिम, तो यहां पर आपको पुरानी जलोढ़ ठीक ठाक मात्रा में मिलेगी। नवीन जलोढ़ मेरे प्यारे बच्चे कोसी और गंडक नदियों के मध्य मिलती है। कौन सी नदियों के? तो आएंगे फिर से मैप पे, तो ये आप देखोगे कोसी और गंडक, इनके बीच में आपको मिलेगी जो है नवीन जलोढ़ यानी खादर मिट्टी, है ना। मैप पे मैं इसीलिए बता रहा हूं ताकि क्वेश्चन का कहीं से गड़बड़ ना हो। और यहां मिलेगी आपको बांगर मिट्टी, ठीक है। तो खादर मिलेगी गंडक कोसी दोआब में, बांगर मिलेगी गागरा गंडक के दोआब के क्षेत्र में, या फिर उत्तर उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में। क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, ये अब आप याद रखेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चे जो है दक्षिण बिहार का मैदान भी थोड़ा सा देख लेते हैं, और उसके बाद मैदानी क्षेत्र भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने आपको बिहार का मैदानी क्षेत्र बता दिया है, उसमें मेरे प्यारे बच्चे दक्षिणी, मैं उत्तरी मैदानी क्षेत्र बता चुका था। अब आ जाते हैं दक्षिणी मैदानी क्षेत्र पर। दक्षिणी मैदानी क्षेत्र फैला हुआ है 33,670 स्क्वायर किलोमीटर में, यानी ये कम है मेरे प्यारे बच्चे उत्तरी मैदानी क्षेत्र से, कम है, क्योंकि ये 56,980 स्क्वायर किलोमीटर में था। तो ये बिहार के कितने एरिया में है? 19.36% क्षेत्रफल में बिहार के दक्षिणी मैदानी क्षेत्र जो है टोटल के दिखता है। और ये कहां से कहां तक है मेरे प्यारे बच्चे दक्षिणी मैदानी क्षेत्र? तो जो बिहार का गंगा का मैदान, जो बिहार में जो गंगा है उस गंगा से लेकर जो है आपको दक्षिण पठारी क्षेत्र तक, यानी यहां तक ये गंगा है। गंगा से उत्तर में गंगा और दक्षिण में दक्षिण का पठारी क्षेत्र, और खड़गपुर की पहाड़ियां आ जाएंगी, इधर कैमूर का पहाड़ आ जाएगा। तो ये भोजपुर का मैदान और मगध का मैदान ये मिला के बनाता है बिहार में दक्षिण का मैदानी क्षेत्र मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये एक महत्वपूर्ण चीज है जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, याद रहेगा। यहीं पे मेरे प्यारे बच्चे आपको जो है खड़गपुर की पहाड़ियां भी दिखेंगी, और इसी के बराबर में आपको बराबर की पहाड़ियां भी दिखेंगी, राजगीर की पहाड़ियां भी दिखेंगी, है ना। ये इस वजह से जो मगध का मैदान है ये एक रूप दिखाई नहीं देता आपको, क्योंकि देखेंगे यहाँ पे मैदान है लेकिन यहाँ खड़गपुर की पहाड़ियां हैं, फिर बराबर की पहाड़ियां मिलेंगी। तो यहां से नीचे जाके जो है ये आपको समतल नहीं दिखाई देगा, भोजपुर का पठार अलग दिखाई देगा, मगध का जो मैदान है वो आपको अलग दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप ये बात भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसके बारे में और महत्वपूर्ण चीज ऐसी कोई नहीं है जो आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो एक चीज है मेरे प्यारे बच्चे जो दक्षिण में आपको याद रखनी होती है, वो होता है टाल क्षेत्र। ये क्वेश्चन यहां से बनता है, मैं आपको बता देता हूं। टाल क्षेत्र मेरे प्यारे बच्चे, कौन सा क्षेत्र? टाल क्षेत्र। और जैसे ही टाल क्षेत्र आपको याद आए तुरंत एक चीज याद रखेंगे, मोकामा। क्या याद रखेंगे प्यारे बच्चे? मोकामा, ये जगह का नाम आप याद रखेंगे। मोकामा में क्यूल हरोहर नदी घाटी क्षेत्र पड़ता है। कौन सा? क्यूल हरोहर नदी घाटी क्षेत्र।
ये ध्यान रखना है आपने, इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो फिर मुझे लगा कि सारी चीजें आपको पता हो, कोई क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो मोकामा में पड़ता है क्यूल हरोहर नदी घाटी क्षेत्र। मेरे प्यारे बच्चे, ये विश्व का सबसे बड़ा टाल है। कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र। अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपको तो याद रखेंगे कि ये कहां पर है। तो मोकामा में, क्यूल हरोहर नदी घाटी क्षेत्र में, विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। याद रहेगा आपको कौन कौन से टाल हैं। तो बढ़ैया टाल आपको दिखेगा, यहां पर कावर टाल दिखेगा, मोर टाल दिखेगा, मोकामा टाल दिखेगा, सिंघोल टाल दिखेगा। और बड़ा सबसे जो टाल क्षेत्र है वो है मोकामा में क्यूल हरोहर नदी घाटी टाल क्षेत्र। याद रहेगा। अब आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे दक्षिण बिहार के डिवीजन पे। दक्षिण बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। दक्षिण बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से में? तो सोन गंगा का दोआब क्षेत्र है ना, सोन गंगा का दोआब क्षेत्र आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मगध का मैदान दिखाई देगा। तो सोन गंगा का कौन सा है? जो भोजपुर का मैदान है ये कहलाता है सोन गंगा का दोआब क्षेत्र। फिर दूसरा आ जाता है मेरे प्यारे बच्चे मगध का मैदान। ये सोन और क्यूल नदी के बीच में है। कौन कौन सी? तो सोन और क्यूल नदी के बीच में मगध का मैदान। और उसके बाद आता है अंग का मैदान, जो मेरे प्यारे बच्चे क्यूल नदी से लेकर राजमहल तक की पहाड़ियों तक आपको दिखाई देता है। तो इस तरीके से जो है ये दक्षिण का भी मैदानी क्षेत्र कवर हो गया। अब अंतिम हमारी एक चीज बची है जो इसमें हमको पता होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। बिहार की भौतिक संरचना पढ़ रहे हैं हम। हमने शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र पढ़ा, बिहार का मैदान पढ़ा, और अब पढ़ेंगे दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र। और दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र जो है मेरे प्यारे बच्चे, इस इस पठारी क्षेत्र का विस्तार आपको दिखाई देगा। फिर से आऊंगा उसी मैप पे लेकर आपको, और इस मैप पे आप देखोगे कि इसका जो है विस्तार मिल रहा है कैमूर का पठार से लेके दक्षिण का पठारी क्षेत्र और खड़गपुर की पहाड़ियों तक। तो आप इसे देखोगे ये कैमूर जिला से शुरू हो रहा है और बांका जिला तक आपको दिखाई देगा, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, कैमूर जिला से लेकर पूर्व में मुंगेर और बांका जिलों तक फैला ये दक्षिणी पठारी क्षेत्र का संकीर्ण भाग है, जो बिहार का प्राचीनतम भूखंड है। प्री कैम्बियन युग में बना, ये मैं आपको बता चुका हूं मेरे प्यारे बच्चे। इसका विस्तार बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, है ना, और कैमूर के दक्षिणी पठारों में हुआ है। इसमें भी जो है आपको 2 डिवीजन दिखते हैं, जिसमें एक दिखता है कैमूर का पठारी क्षेत्र और एक दिखता है, यहीं लिख देता हूं, इसके भी 2 डिवीजन होते हैं, जो है कैमूर का पठारी क्षेत्र और खड़गपुर की पहाड़ियां। मेरे प्यारे बच्चे कौन कौन सा? कैमूर का पठारी क्षेत्र और मेरे प्यारे बच्चे खड़गपुर की पहाड़ियां। ये 2 डिवीजन आपको यहां पे भी दिखाई देंगे। 2 डिवीजन आपको बिहार का मैदानी क्षेत्र में भी दिखे थे और 2 डिवीजन आपको दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र में भी दिख रहे हैं। कैमूर के पठार मेरे प्यारे बच्चे जो है, अगर हम बात करें तो कैमूर के पठार जो है आपको यहाँ पे दिखेगा। ये कौन कौन से? तो कैमूर और रोहतास जिलों में है। ये बिहार के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, बिल्कुल दक्षिण और पश्चिम। तो बिहार के दक्षिण पश्चिम में स्थित ये कैमूर का पठार मेरे प्यारे बच्चे, और विंध्यन पर्वत का ये भाग है। कल मैंने चट्टानों में बताया था, ये वाली जो है विंध्यन पर्वत चट्टाने हैं, और इधर जो है मिलेंगी आपको जो है धारवाड़ क्रम की चट्टाने। तो विंध्यन क्रम चट्टानों का भाग है। जबलपुर से प्रारंभ होता है ये मध्य प्रदेश से, और ये रोहतास तक आता है। तो ये ध्यान रखना है, ये मध्य प्रदेश में भी है और बिहार में भी ये दिखाई देता है। 483 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 80 किलोमीटर फैला है ना। और अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो है आपको बहुत उबड़ खाबड़ दिखाई देता है। इसकी वजह है कि यहाँ पे अपर्दन बहुत हुआ है, जिसकी वजह से ये उबड़ खाबड़ क्षेत्र में बदल गया है ना, इरोजन हो गया है यहाँ पे। ये बात भी आप याद रखेंगे। दूसरी बात आती है खड़गपुर की पहाड़ियों की मेरे प्यारे बच्चे। तो खड़गपुर की पहाड़ी की ऊंचाई 510 मीटर है, और मैंने आपको बिहार में एक चीज बता दी है कि सबसे ऊंचा अगर कोई क्षेत्र है तो वो सोमेश्वर की श्रेणी है, 874 मीटर। इससे ऊंचा और कोई पीक बिहार में है नहीं। और खड़गपुर की पहाड़ियों का विस्तार आप देखोगे तो बांका जो है इसका पूरब में पड़ेगा और दक्षिण में जमुई है।
तो बांका से लेकर जमुई तक खड़गपुर की पहाड़ी मेरे प्यारे बच्चे आपको दिखाई देंगी, जो धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं, कल मैंने बताया था आपको। और इनमें सिलेट मिलता है, क्वार्टजाइट मिलता है, अब्रक, बॉक्साइड, चीनी मिट्टी, एस्बेस्टर और बालू पत्थर जैसी चीजें इसमें आपको मिलती हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। ये एक महत्वपूर्ण चीज थी जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। तो ये था आज का महत्वपूर्ण पोर्शन, जिसमें मैंने आपको तमाम वो चीजें बताई जो बिहार के मैदानी क्षेत्र के बारे में पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और बनता है, जो मैंने एक क्वेश्चन देखा था और क्वेश्चन कुछ अलग किस्म का था, और वहां आपको लिखा दिखाई दिया कि प्रोफेसर राम प्रवेश और प्रोफेसर जो है इनायत, प्रोफेसर राम प्रवेश और प्रोफेसर इनायत, ये दो प्रोफेसर हैं मेरे प्यारे बच्चे। ये याद रखेंगे, ये सब चीजें आपको कोई ना बताएगा ही नहीं, लेकिन मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। एक क्वेश्चन मैंने देखा था, प्रोफेसर राम प्रवेश और प्रोफेसर इनायत अली, इन्होंने बिहार को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? कितने भौगोलिक, है ना, डिवीजन किए हैं इन्होंने, कितने भौगोलिक संरचनाएं इन्होंने बताई हैं, कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजन किया है? तो ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, इन्होंने इन भौगोलिक क्षेत्रों का विभाजन 10 क्षेत्रों में किया है। कितने में? 10 क्षेत्रों में, है ना। ये 10 क्षेत्र आपको याद रखने हैं। और कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता दूं क्या जल्दी से? ठीक है, चलिए बता देता हूं। तो 10 में हम पहले बांटते हैं। कितना हो गया? 4, 8, 12 हो गए क्या? चलिए देख गिन लेंगे बाद में। तो पहला है घाघरा गंडक, घाघरा गंडक दोआब। ठीक है, पहला हो गया घाघरा गंडक दोआब। मेरे प्यारे बच्चे, घाघरा गंडक दोआब इन्होंने पहला डिवीजन किया। उसके बाद कोसी महानंदा दोआब जो है किया। इसको ज्यादा बेहतर है कि मैं आपको वहीं मैप पे दिखा देता हूं, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ना। ये बनाने में समय भी जाएगा, और इससे बेहतर है कि आप लाइव देख लोगे। तो पहले उन्होंने कहा घाघरा गंडक दोआब, तो एक तो ये हो गया घाघरा गंडक दोआब। दूसरा इन्होंने कहा मेरे प्यारे बच्चे गंडक कोसी दोआब। कौन सा? कोसी गंडक दोआब। और मेरे प्यारे बच्चे जो है तीसरा इन्होंने कहा कोसी महानंदा दोआब। कौन सा? कोसी महानंदा दोआब। आप इसको किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जिस क्रम में मैं बता रहा हूं उसी तरीके से याद रहे। फिर इन्होंने बताया मेरे प्यारे बच्चे सोन क्यूल दोआब। कौन सा? सोन क्यूल दोआब। तो ये कौन सा हो गया? चौथे नंबर का हो गया सोन क्यूल दोआब। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे इन्होंने बताया तराई प्रदेश। तो यहां पर जो आपको दिखाई देगा ये है तराई प्रदेश, ये मैं आपको बता चुका हूं, तराई प्रदेश। ठीक है, तराई प्रदेश ये कौन सा हो गया? पांचवा हो गया। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे कैमूर का पठार, कैमूर का पठार कौन सा हो गया? छठवां हो गया। उसके बाद आप याद रखेंगे गंडक कोसी दोआब, है ना, गंडक कोसी दोआब मैं आपको बता चुका हूं, है ना। उसके बाद कर्मनासा सोन दोआब मेरे प्यारे बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सातवां कर्मनासा सोन, ये इनका अलग डिवीजन है, तो इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैप पे सिखा रहा हूं बस, जो मैंने पढ़ाया वो अलग चीज है। प्रोफेसर इनायत और प्रोफेसर राम प्रवेश का डिवीजन अलग है। उसके बाद इन्होंने क्या? पूर्व मध्य बिहार का मैदान, पूर्व मध्य बिहार का मैदान, है ना, मैदान क्षेत्र को इन्होंने अलग कहा। तो इस तरीके से ये कौन सा हो गया? आठवां हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा गंगा दियरा क्षेत्र मेरे प्यारे बच्चे, और अभ्रक प्रदेश, ये दो अलग हैं जो आपको यहां नहीं दिखेंगे। तो गंगा दियरा इनका ये 9वां था, गंगा दियरा क्षेत्र। और मेरे प्यारे बच्चे 10वां इनका कहा गया अभ्रक प्रदेश। क्या कहा गया? अभ्रक प्रदेश। इस तरीके से आप जो है इनके ये 10 के 10 डिवीजन जान सकते हो। अगर आपसे नाम पूछेगा तो प्रोफेसर राम प्रवेश और प्रोफेसर इनायत अहमद, इन्होंने बिहार को 10 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा। और इस तरीके से हमने आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को मैपिंग के सहारे पढ़ा। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा कि क्लास पसंद आई। सारी क्लासेस देखी होंगी तो ये समझ आ जाएगी, सारी नहीं देखी होंगी तो समस्या हो सकती है। लेकिन अगर आप पुरानी क्लासेस देख के इसको देख रहे हो तो बिल्कुल समझ आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी पढ़ते रहिए, कल फिर मिलेंगे ऐसी ही एक क्लास के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।